आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 17 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 16 पार्ट जो है 16 पार्ट तक जो हम लोग पढ़ चुके थे। तो इतिहास विषय से हम लोग प्रारंभ करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, वेद जो है वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक है, सबसे पहले एक आपका ऋग्वेद होता है, ठीक है। उसके बाद से सामवेद हो जाएगा, उसके बाद से यजुर्वेद, और फिर एक और अथर्ववेद। ठीक है, तो वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। वहीं इसका जो वेद का अंग होता है यानी जो वेदांग होता है, वेदांग पूछेगा तब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वेद कितने होते हैं, तो वेद की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। दूसरा क्वेश्चन है वेदांग की संख्या कितनी होती है? वेदांग, तो वेदांग कितना होता है अभी आपको बताया। वेदांग की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। कितनी होती है? 6। और अगर वेद का नाम पूछेगा, वेद का नाम, वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, वेदांग कितने होते हैं? वेदांग, तो वेदांग जो है वो 6 होते हैं। कौन कौन? तो देख लीजिएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। ठीक है, तो ये आपका वेदांग कितना हुआ? तो वेदांग जो है आपका टोटल 6। वेदांग कितने? 6। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और वेद कितने? तो वेद जो है वो 4 होते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, महाभारत में तो गंगा पुत्र के नाम से जो है भीष्म को जाना जाता है। किसको? भीष्म को। ठीक है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म को। ठीक है, किसको? भीष्म को जाना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है श्रीमद् भगवत गीता, ये क्या है? तो याद रखिएगा, हिंदू धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, इसमें श्लोक मिलता है, श्लोक, उपदेश। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता पर किसने विचार व्यक्त किया है? तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों ने। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इन तीनों ने। तो श्रीमद् भगवत गीता पर किसने विचार व्यक्त किया है? तो इन तीनों ने, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे तिलक होगा, रो नहीं होगा, और इन तीनों ने, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्रौपदी जो है वह किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो है वह किसकी पत्नी थी? तो देखो, द्रौपदी जो है, इसको नोट कीजिएगा कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी जो है 5 पांडवों की पत्नी थी। यानी पांडवों की संख्या कितनी? पांडवों की संख्या 5। ठीक है, पांडवों की संख्या 5, इसको याद रखिएगा। तो द्रौपदी जो है वह किसकी पत्नी थी? तो याद रखिएगा, तीनों की, भीम के भी, युधिष्ठिर, अर्जुन, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर उसके बाद से हम लोग चलते हैं हिंदी की ओर। अभी इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हो गया। अभी हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन, किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक प्रकार का रोग है। क्या है? एक प्रकार का गैंग्रीन, एक प्रकार का रोग है। गैंग्रीन क्या है? तो एक प्रकार का रोग है। ये जो है ना, जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं, जो पहाड़ी जन होते हैं, यानी पहाड़ी जो लोग होते हैं, उनके पैर में, ठीक है, उनके पैर में कांटा चुभने से होता है। कांटा चुभने से। तो निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन को लेकर, यानी गैंग्रीन नामक की बीमारी होता है, गैंग्रीन। ठीक है, तो याद रखिएगा किस कहानी में? तो रोज कहानी में। कौन सा? रोज कहानी में, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रोज कहानी है। क्या है? रोज जो है वह एक कहानी है,
और रोज कहानी की अगर लेखक की बात किया जाए तो इसका जो लेखक है वह अगेय जी है। कौन है? अगेय जी। अगेय जी। ठीक है। आखिर गैंग्रीन का ऑपरेशन कौन करता था? तो इस कहानी का यानी रोज कहानी का, रोज कहानी का जो प्रमुख पात्र है मालती। कौन? मालती। तो मालती का जो पति है, मालती का पति महेश्वर, वही क्या करते हैं? तो जो गैंग्रीन नामक बीमारी का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। मालती किस कहानी की पात्र है? बताएं आपको मालती जब किस कहानी की पात्र है? तो रोज कहानी की पात्र है। ठीक है। रोज कहानी का लेखक कौन है? अगर लेखक का नाम पूछिएगा तो लेखक का नाम अगेय। कौन हो जाएंगे? अगेय। मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम पूछा है कि मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर। क्या नाम था? महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था। ठीक है। महेश्वर जो है वो किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे? किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे? तो याद रखिएगा गैंग्रीन का। किसका? गैंग्रीन। 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 यह कैसे होता है? तो कांटा चुभने से होता है। ठीक है। कांटा चुभने से गैंग्रीन नामक बीमारी होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, रोज कहानी का लेखक कौन है? ये जो रोज कहानी है, रोज कहानी, इस रोज कहानी के लेखक कौन है? तो आपको बताए अगेय जी। कौन? अगेय जी। ठीक है। रोज कहानी के लेखक कौन है? अगेय जी है। इस कहानी का अगर प्रमुख पात्र पूछे कि रोज कहानी की प्रमुख प्रमुख पात्र कौन है? तो मालती है। कौन है? मालती है। मालती का जीवन याद रखिएगा, मालती का जीवन जो है वो मशीन तुल्य है। मशीन तुल्य है। चौथा क्वेश्चन, रोज कहानी पाठ की कौन सी विद्या है? रोज जो है वो पाठ की कौन सी विद्या है? रोज बताएं। रोज जो है वो क्या है? कहानी है। लेखक कहेगा रोज तो कौन? अगेय। अगेय जी। प्रमुख पात्र, प्रमुख पात्र मालती। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मालती की पत्नी का नाम, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो महेश्वर, महेश्वर की पत्नी का नाम, ठीक है, महेश्वर की पत्नी जो है मालती है। कौन है? मालती। मालती कौन रहती है? तो रोज कहानी की नायिका या प्रमुख पात्रा। ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज याद रखिए कि महेश्वर, महेश्वर और मालती का एक संतान रहता है। ठीक है ना? क्या रहता है? एक संतान यानी एक बेटा रहता है जिसका नाम क्या रहता है? तो टीटी। क्या नाम रहता है? टीटी। ठीक है। तो महेश्वर मालती के संतान का बेटे का नाम क्या था? टीटी था। क्या था? टीटी था। तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो मालती। क्या नाम है? मालती नाम है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल का। निम्नलिखित में से कौन जो है मूंगफली, किसका? मूंगफली। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मूंगफली का कहेगा तो आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। मूंगफली का गुजरात। मूंगफली का गुजरात। तो थोड़ा सा इधर याद रखिएगा, गेहूं का कहा था, गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य, तो गेहूं का उत्तर प्रदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश। चावल का पश्चिम बंगाल। चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। कॉफी का, कॉफी का कर्नाटक। मूंगफली अभी आप पढ़ लिए, मूंगफली का गुजरात। उसके बाद से एक दो और याद रखिएगा, चाय का, चाय का असम। गन्ना का उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो ये सभी अग्रणी उत्पादक राज्य है। क्या है?
अग्रणी उत्पादक राज्य। तो याद रखिएगा ये जो कुछ आपके प्रमुख फसल है इसका अग्रणी उत्पादक का नाम यहाँ पे, इसको सभी को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अग्रणी उत्पादक राज्य में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है उत्तर भारत में। देखो ऐसे भारत में जो है ना, भारत में सिंचाई के साधन तो बहुत है। भारत में जो है वो सिंचाई के साधन, भारत में सिंचाई के साधन बहुत है। नहर भी है, नलकूप है, नदी है, तालाब है, ट्यूबवेल है, ठीक है। तो इस भारत में सिंचाई के साधन बहुत है, लेकिन अगर बात किया जाए कि उत्तर भारत का, किसका, उत्तर भारत का, ठीक है, तो उत्तर भारत में जो सिंचाई के साधन है, तो याद रखिएगा उत्तर भारत में जो सिंचाई के साधन है वो नहर है। और अगर दक्षिण भारत की बात किया जाए तो दक्षिण भारत की जो सिंचाई का साधन है वो आपका तालाब है। क्या है, तालाब है। तो उत्तर भारत में नहर, दक्षिण भारत में तालाब, ठीक है। तो दूसरा के क्या हो जाएगा, आपको उत्तर भारत का पूछ रहे हैं तो उत्तर भारत का क्या हो जाएगा, नहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो दक्षिण भारत में पूछा तो क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालाब, यानी दक्षिण भारत में सिंचाई का साधन तालाब। तो उत्तर भारत में अगर पूछा, उत्तर भारत की क्या हुआ, नहर। दक्षिण भारत पूछा, दक्षिण भारत की क्या हुआ, तो तालाब हुआ, ठीक है। तो इसको जो है याद रखिएगा ऐसे पूरा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। भारतीय कृषि की समस्या क्या है। तो देखो भारतीय कृषि की समस्या क्या है, तो उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होता है। यानी भारत में जितना खेती किया जाता है तो उत्पादन जो क्षमता है, यानी जो पैदावार होता है, क्या होता है, पैदावार, पैदावार जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, पैदावार कम होता है। और बात किया जाए कि ये तो हो गया निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है, तो उत्पादन जो है वह कम होता है। दूसरा है कि विखंडित जोत, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे विखंडित जोत, इसको और बढ़िया से समझ में आएगा। तो विखंडित जोत का मतलब हो जाता है कि जो खेतों का आकार होता है, खेतों का आकार होता है, खेतों का आकार जो होता है वो क्या होता है, तो छोटा होता है। आकार जो है वो क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। अब इससे हानि क्या है, खेत का आकार छोटा होने के कारण, तो जो अभी जो मशीनीकरण का जमाना चल रहा है, यानी जो बड़े बड़े मशीन हैं, जो बड़े बड़े मशीन हैं वो खेत में घूम नहीं पाते हैं समय ना, तो इसलिए विखंडित जोत भी एक समस्या है। अनियमित मानसून, आपको बताए थे कि मानसून को कृषि का जो है जुआ कहा जाता है, जुआ कहा जाता है, ठीक है। तो कभी कभी मानसून जो होता है वो लेट से आता है, फिर आता ही नहीं है, तो उस समय क्या होता है, तो भारतीय किसानों को काफी समस्या होता है। तो ये आपका मिला जुला कर यहाँ से कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है, रबी, ठीक है, रबी की फसल है। तो आपको बताए थे कि खरीफ, उसके बाद से रबी, रबी में आपका गेहूं, जौ, चना, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो क्या होता है, रबी वाला फसल। खरीफ में आप चावल, कपास, ठीक है, ये सब जो है वो याद रखिएगा, कपास हो गया, ठीक है। उसके बाद से बाजरा हो गया, मक्का हो गया, तो ये सभी को जो आप खरीफ में याद रखिएगा। तो बताइए कौन सा जो रबी की फसल है, तो गेहूं, ठीक है, कौन सा, गेहूं। अगर बात की कि गेहूं जो है वो कब बोया जाता है, ठीक है, गेहूं जो है वो अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से मार्च यानी इसका समय होता है। ये रबी फसल है, क्या है, रबी फसल है। इसलिए ऋतु कहेगा तो शरद ऋतु में, कौन सा ऋतु में, शरद
शरद ऋतु में बोई जाती है, शरद ऋतु में बोई जाती है। अगर तापमान की बात किया जाए कि तापमान कितना चाहिए गेहूं की खेती के लिए, तो तापमान याद रखिएगा 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसमें तापमान चाहिए। सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? चलिए जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, सोवियत संघ का गठन, तो आपको बताए थे कि जो शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ, तो ये जो सोवियत संघ है इसका गठन की बात किया जाए तो सोवियत संघ गठन जो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। एक नवंबर क्रांति हुआ था, रूस में जो है वह नवंबर क्रांति हुआ था, यानी उसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति। तो इसी बोल्शेविक क्रांति के बाद, नवंबर क्रांति के बाद सोवियत संघ गठन हुआ। इसमें जो है लेनिन का, किसका? लेनिन जो थे वो सोवियत संघ से, कहाँ से? सोवियत संघ से संबंधित है। इसमें लेनिन का जो काफी जो है वह मतलब समझो कि निर्णायक भूमिका रहा। ठीक है, तो सोवियत संघ का गठन कब हुआ? 1917 में। इसमें टोटल जो 15 गणराज्यों को मिलाया गया था। कितने? 15 गणराज्यों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। इसका विघटन जो है 25 दिसंबर 1991 को हो गया था। ठीक है, तो बताइए कि सोवियत संघ का गठन, क्वेश्चन पूछा है कि सोवियत संघ गठन कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में, नवंबर क्रांति के बाद। दूसरा क्वेश्चन है सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलाकर हुई? तो सोवियत संघ की स्थापना, सोवियत संघ की स्थापना 1917 में नवंबर या बोल्शेविक क्रांति के बाद 15 गणराज्यों को 15 गणराज्यों को मिलाकर किया गया। ठीक है, तो सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलाकर? तो 15 गणराज्यों को मिलाकर। व्लादिमीर लेनिन जो थे, लेनिन, इनका संबंध जो था वो किससे था? तो सोवियत संघ से। आपको बताएं थे सोवियत संघ से। ठीक है, इनका क्या काम क्या था, यानी इनका थोड़ा सा भूमिका हम लोग समझते हैं। लेनिन कौन थे? तो जो लेनिन का जो भूमिका था, ठीक है, यानी इनका जीवन काल अगर आप देखिएगा, लेनिन का जीवन काल, तो लेनिन का जो जीवन काल था वह 1870 से 1924। ठीक है, तो ये लेनिन जो थे वह सोवियत संघ के विघटन में, सोवियत संघ के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। कौन? लेनिन। तो लेनिन जब सोवियत संघ का गठन हो जाता है, जब सोवियत संघ का गठन हो जाता है, किसका? सोवियत संघ का। तो जब सोवियत संघ का गठन हो जाता है तो वहां का यह सचिव बनते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि वह नेता बनते हैं। और 1917 से 1924 तक वह शासन करते हैं वहां पे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लेनिन का शासनकाल क्या था? तो लेनिन का शासनकाल क्या था? तो याद रखिएगा 1917 से 1924। 1917 से 1924। ठीक है, 1917 से 1924, इसको आप याद रखिएगा, शासनकाल 1917 से 1924। दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? आपको बताए थे पहली दुनिया,
दूसरी दुनिया, और फिर इसमें तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया, पहली दुनिया अमेरिका, जिसमें जो है वह अमेरिका में शामिल जो सदस्य थे, देश थे। दूसरी दुनिया में आपका सोवियत संघ, और तीसरी दुनिया में गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष के सदस्य शामिल थे। ठीक है, तो दूसरी दुनिया में कौन सा देश नहीं था? तो दूसरी दुनिया में जो कौन सा देश नहीं था, तो आप याद रखिएगा दूसरी दुनिया में जो है वो आपका अमेरिका। कौन? अमेरिका। ठीक है, क्योंकि अमेरिका जो था क्या था, वो अमेरिका जो था वो पहली दुनिया था। ठीक है, अमेरिका जो था वो पहली दुनिया। अमेरिका का संबंध किससे? तो पहली दुनिया से, पहली दुनिया। चलिए आगे देखते हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? आपको बताए दोनों पॉइंट कि अगर गठन कहेगा, गठन हुआ था इसका 1917 में। कब? 1917 में। अगर विघटन की बात करें कि इसका विघटन कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 1991। विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से, ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूज वाला है। संस्कृत का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपयस्ती में जो पद है, यानी अपयस्ती यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो देखो प को आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो अ तो कोई उपसर्ग होता नहीं है संस्कृत में, तो यहाँ पे आधा प है। क्या है? आधा प। तो आपको बताए थे आधा तो ती में जाएगा, समझे ना? तो ऐसे ही आप इसको समझ लीजिए, आधा वो जो था वो वी में चला जाएगा, तो वैसे ही आधा प तो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, तो अपी हो जाएगा। कौन सा? अपी। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो अपी उपसर्ग है। ठीक है, तो याद हो गया कि अपयस्ती, अपयस्ती में कौन सा उपसर्ग है? तो अपी। कौन सा? अपी। दूसरा है कि विश्राम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विश्राम। ठीक है, तो विश्राम में आपका क्या हो जाएगा? वी उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी उपसर्ग हो जाएगा। वी उपसर्ग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अपगच्छति, यहाँ कौन सा उपसर्ग है? अपगच्छति में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो अपगच्छति में देखो अप निकल गया तो गच्छति हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप जोड़ गच्छति, अपगच्छति हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है प्रणमति, यहाँ कौन सा उपसर्ग है? यानी कि यहाँ पे शब्द है प्रणमति, तो यहाँ से प्र को आप निकाल लीजिए और नमति बन जाएगा। प्र, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्र हो जाएगा। कौन सा? प्र उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखो प्र हो जाएगा, अधत तो है तो क्या हो जाएगा? ती, प्रति जोड़ एकम। इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? प्रति। कौन सा? प्रति उपसर्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी। होम साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान, विज्ञान जो है यानी गृह विज्ञान का क्षेत्र है। ठीक है, गृह विज्ञान यानी होम साइंस। होम साइंस, होम साइंस का यानी गृह विज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो आहार एवं पोषण, यानी ऐसे आप समझ सकते हैं कि, ऐसे आप समझिए कि ये जो गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान, गृह विज्ञान में क्या क्या पढ़ते हैं? तो गृह विज्ञान में क्या क्या पढ़ते हैं? तो आहार एवं पोषण के बारे में पढ़ते हैं। आहार एवं पोषण के बारे में, बाल विकास के बारे में, गृह प्रबंधन के बारे में, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? यानी गृह विज्ञान जो हम पढ़ते हैं होम साइंस, होम साइंस, इसका अर्थ क्या है? गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? तो याद रखिए गृह विज्ञान का जो अर्थ है, गृह, गृह मतलब क्या होता है? घर, घर का प्रबंधन करने वाला विज्ञान। ठीक है,
तो गृह का प्रबंधन करने वाला विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गृह का प्रबंधन करने वाला विज्ञान। तीसरा क्वेश्चन है, कि गृह विज्ञान महत्वपूर्ण है। गृह विज्ञान जो है वो महत्वपूर्ण है किसके लिए? तो अभी उसका अर्थ में ही हम लोग देखें, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? तो गृह प्रबंधन करने के लिए, क्या हो जाएगा? गृह प्रबंधन करने के लिए ऑप्शन नंबर ए। महिला प्रजनन तंत्र में जो है वह क्या उत्पन्न होता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। पांचवा है कि आहार प्रशिक्षण संबंधित लाभ है। देखो, आहार प्रशिक्षण यानी जब आहार का ट्रेनिंग दिया जाता है। आहार मतलब क्या होता है? कि खाना बनाना या भोजन, ठीक है, खाना बनाना या भोजन बनाना। जब इसका ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इसका लाभ क्या मिलता है? तो सबसे पहले ऑप्शन को देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन में दे है कि जेली पापड़ बनाना, तो उसके वजह से कागज निर्माण। तो अब बताइए, आहार जब बनाया जाएगा तो कागज निर्मित वस्तु बनाना इसमें सिखाया जाएगा? नहीं। क्रेन यानी क्रेन की वस्तु बनाने भी नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? जेली पापड़। यानी देखिए, जेली पापड़ ये जो है खाने वाला में आ जा रहा है ना, तो इसलिए इसको आप याद रखिएगा। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज डैश पोएट। यानी रूपर्ट ब्रूक को जो है वह किस पोएट के रूप में जो है रिमेम्बर्ड किया जाता है, इन्हें याद किया जाता है? किस पोएट के रूप में याद किया जाता है? तो याद रखिएगा, इनको जो है वह वार पोएट के रूप में, किस पोएट के रूप में? वार पोएट। वार मतलब होता है युद्ध, युद्धात्मक कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो वार पोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार पोएट हो जाएगा। दूसरा है कि ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन्स। यानी सोनेट जो है कितने पंक्ति का पोएम होता है? सोनेट्स जो है वह कितने पंक्ति का पोएम होता है? तो याद रखिए कि सोनेट जो है वह कितने, तो 14 पंक्ति का पोएम होता है। और एक और चीज नोट कर लीजिएगा, ए सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन सोनेट्स जो है 2 पार्ट्स में, यानी 2 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। एक जो है फर्स्ट है वो आपका ऑक्टेव, और सेकंड जो है वह सेस्टेट। ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ठीक है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। तो ऑक्टेव जो होता है वो आपका 8 लाइन्स का होता है, और सेस्टेट जो है आपका 6 लाइन्स का होता है। टोटल मिला देने से कितना हो जाता है? तो 14 लाइन्स हो जाता है। तो याद रखिए, सोनेट कितना लाइन का होता है? तो 14 लाइन का होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोनेट इनटू डिवाइडेड, सोनेट, ठीक है, सोनेट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यानी आपको बताया कि सोनेट कितना पार्ट में डिवाइड होता है, कितना पार्ट में बटा होता है? तो 2 पार्ट में। कितने? 2 पार्ट में। एक होता है आपका ऑक्टेव, क्या होता है? ऑक्टेव। दूसरा क्या होता है? सेस्टेट। तो ऑक्टेव जो होता है वह कितना लाइन का? 8 लाइन का। सेस्टेट 6 लाइन का। तो ऑक्टेव आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्टेव एंड डैश। तो याद रखिएगा, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। कौन सा? ऑक्टेव एंड सेस्टेट। चौथा क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक प्राइसेस, ठीक है, प्राइसेस। तो रूपर्ट ब्रूक जो है वो प्राइसेस यानी प्रशंसा करते हैं। रूपर्ट ब्रूक प्रशंसा करते हैं। रूपर्ट ब्रूक जो है वो किसकी प्रशंसा करते हैं? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड की। किसकी? इंग्लैंड की। क्योंकि रूपर्ट ब्रूक का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। 5वां नंबर है कि डैश इज रिमेम्बर्ड, यानी कौन जब याद रखे जाते हैं? वार पोएट। यानी वार पोएट के रूप में कौन जाने जाते हैं? वार पोएट के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो रूपर्ट ब्रूक। कौन जाने जाते हैं? रूपर्ट ब्रूक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 17 यानी 17वां पार्ट जब समाप्त किए। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।